तिरहुत स्नातक उपचुनाव का काउंटिंग कल से ही MIT कॉलेज के प्रशासनिक भवन में जारी है। इसमें 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े थे। 75,000 से अधिक वोट पड़े थे। आपको बता दें, इस बार जो नतीजे आए हैं बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। इस बार न यहाँ से JDU की जीत हो रही है, न RJD की जीत हो रही है, न ही जनसुराज की जीत हो रही है, बल्कि यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ इन्होंने परचम लहराने का काम किया है। तो वो है बंशीधर ब्रजवासी। उन्हें 23,000 से अभी प्रथम वरीयता में वोट प्राप्त हो चुका है। अभी द्वितीय वरीयता की काउंटिंग जारी है। हमारे साथ हैं बंशीधर ब्रजवासी जी। ब्रजवासी जी, स्वागत है आपका न्यूज़ बाइस्कोप में। आप ये बताइए कि ये जो एकाएक जो फैसला हुआ कि आप इस चुनाव में खड़े होंगे, जीतने के बाद आपका प्रथम क्या वरीयता रहेगा कि क्या करेंगे आप? अभी तो सर्टिफिकेट मिला भी नहीं है, तो अतिशयोक्ति बोलना उचित नहीं है। हमारी जो अपनी पूंजी है वह संघर्ष की पूंजी है। जिसके पास आर्थिक पूंजी होती है वो अपनी आर्थिक पूंजी को बढ़ाता है, जिसके पास बौद्धिक पूंजी होती है अपनी बौद्धिक पूंजी को बढ़ाता है, जिसके पास आध्यात्मिक पूंजी होती है अपने आध्यात्मिक पूंजी को बढ़ाता है। हमारे पास संघर्ष की पूंजी है, हम इसी पूंजी को बढ़ाएंगे। अब संघर्ष का रास्ता क्या होगा, संघर्ष किन किन मुद्दों पर होगा, ये सब बाद में हम लोग तय करेंगे। और सभी लोग साथ मिलकर, चूँकि एक अकेले की लड़ाई नहीं है, एक MLC इतना सक्षम नहीं है कि वह बहुत कुछ लड़ाई लड़ के और कुछ हासिल करा दे। इस लड़ाई में सभी की सहभागिता आवश्यक है, इसलिए सभी लोगों के साथ मिल बैठ कर रणनीति बनाएंगे, लेकिन लड़ेंगे सभी मोर्चों पर। जैसा कि आप भी जानते हैं, 22 साल से जो देवेश ठाकुर, जो मैं आपको बता दें दर्शकों को कि देवेश ठाकुर जो अब वहाँ से सांसद हो गए, वही सीट खाली हुआ था, तब ये तिरहुत स्नातक का उपचुनाव हो रहा है। वहीं से वहाँ पर वो 22 साल तक वो MLC के रूप में पदस्थापित रहे। 22 साल के किला का एक प्रकार से समझिए। इस बार देवेश बाबू तो रहे, उनके जगह जो है अभिषेक झा को खड़ा गया। कैसे मतलब कि एकाएक ख्याल आया कि इस चुनाव में अपने भाग्य आजमाना चाहिए? देखिए, इस चुनाव को लड़ने का मेरा कोई इरादा पहले से नहीं था और मैं किसी भी चुनाव में व्यक्तिगत रूप से प्रत्याशी बनकर मैं कभी भी लड़ने के मूड में कभी मैं नहीं रहा और मेरी कभी सोच नहीं रही। राजनीतिक जिज्ञासा मेरे मन में कभी नहीं रही है। मैं संघर्ष करता रहा हूँ हमेशा। अधिकारों की लड़ाई जहाँ भी हुई है तो मैं उसके लिए साथ खड़ा रहता हूँ उन लोगों के साथ। लेकिन यह जो चुनाव हुआ, यह अचानक से, चूँकि बिहार की सरकार ने जो शिक्षा विभाग में मत्स्य न्याय का सिद्धांत शुरू कर दिया गया। यहाँ हर बड़ी मछली छोटी मछली को निगलने के लिए आतुर है, निगल रही है, और उसकी कहीं न सुनवाई हो रही है, न कहीं कोई अपील है, न कोई दलील है, कुछ नहीं। हर बड़ी मछली छोटी मछली को निगल रही, और यही सिद्धांत यहाँ चल रहा था। आपने देखा, शिक्षा विभाग में जो पदाधिकारी को लाया गया था, पूरे विभाग में अराजकता का माहौल कायम कर दिया, लूट खसोट, और कोई बोल नहीं सकता है। आप बोलेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। मेरे ऊपर इल्ज़ाम केवल यही था कि आपने विरोध किया डिपार्टमेमेंट का, आपने गलत निर्णय का क्यों विरोध किया। तो विरोध के कारण मेरे ऊपर कार्रवाई की गई, और सरकार को पावर था, सरकार ने मुझे डिसमिस कर दिया। सिस्टम को पावर। कहाँ पदस्थापित रहे? मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय रक्षा पूर्वी में मैं पदस्थापित था। तो मुझे बर्खास्त किया गया, और बर्खास्त जब कर दिया गया तो शिक्षकों ने निर्णय लिया कि चूँकि सरकार को पावर था, सरकार ने अपने अधिकार का प्रयोग करके, उसका दुरुपयोग करके और मेरी सेवा समाप्त कर दी। तो शिक्षकों का यह निर्णय था कि अगर हमारी आवाज़ बनकर बंशीधर ब्रजवासी खड़े हैं तो इस आवाज़ को सदन के अंदर पहुंचा दिया जाए। क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना कुछ लोकतांत्रिक अधिकार है, मत देने का अधिकार है। इस मताधिकार का प्रयोग करके लोगों ने इस आवाज़ को सदन के अंदर भेजने का प्रयास किया है कि वहाँ जा करके और यह आवाज़ वहाँ गूंजे। अब तो इस आवाज़ पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लग सकती। क्या वजह रहा आपको बर्खास्तगी का? बस सच बोलना, बेबाक बोलना और गलत का विरोध करना। मैं गलत का विरोध करता आया हूँ, मैं करता रहा। सरकार ने कह दिया था कि कोई संगठन नहीं चला सकता। इस देश में तालिबानी फरमान जारी हो रहा था। शिक्षा विभाग में जो हिटलरशाही का फरमान आपने देखा है, मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल 10 से 4 होगा, और एक तानाशाही का आलम था कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। तो शिक्षक मर रहे थे, आज भी शिक्षक मर रहे हैं, सड़कों पर शिक्षकों के खून बह रहे हैं, और प्रतिदिन शिक्षक काल कवलित हो रहे हैं। कोई नदी में डूब रहा है, कोई सड़क में एक्सीडेंट होकर मर रहा है, और कहा जा रहा है कि आप चुप रहिए। हम कैसे चुप रह सकते थे? हम लोगों के सिसकते आंसुओं का जवाब क्या हम मौन रह कर दे सकते हैं? और जो कौम पढ़ा लिखा कौम है, और शिक्षक है जो राष्ट्र निर्माता कहे जाते हैं, राष्ट्र निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक यदि खामोश हो जाएं तो समझ लीजिए कि बेड़ा गर्क है। तो अब चूंकि शिक्षकों ने, स्नातकों ने आपको सर आँखों पर बैठाया और बहुत ही अच्छी प्रथम वरीयता के रूप में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो अब उनकी आशा अब आपसे जुड़ गई है, तो अब उनके लिए क्या अब उम्मीद की किरण लाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, यह तो
यह जो चुनाव का परिणाम है, यह चुनाव का केवल महज परिणाम नहीं है, बल्कि लोगों के उम्मीद का दीपक है। तो जो लोगों की उम्मीद है, सभी लोग मिलकर लड़ेंगे, सभी लोग मिलकर लड़ेंगे। मैं समझता हूँ, मैं मुजफ्फरपुर ज़िले से चूँकि आता हूँ, यहाँ पर मैं रह रहा हूँ। शहर में मैं 1998 में जब आया था, तो आप सोचिए, मैट्रिक पास करके 1998 में आया, अभी से कितना साल हो गया, 24 साल हो गया ना, 24 साल पहले मैं आया था। 24 साल पहले इस मुजफ्फरपुर शहर को हमने देखा था कि हर छोटी बड़ी घटना पर यहाँ प्रतिक्रिया होती थी। आज बड़ी बड़ी घटनाओं के बाद भी हमारा शहर खामोश है। जो राजनीति है यहाँ की, वह एक सिंडिकेट गैंग बनकर रह गया है। कोई सड़क पर बोलने वाला नहीं है, जनवादी आंदोलन समाप्त हो गए हैं, किसी का हक हुकूक के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। तो हम चाहेंगे कि सभी तबके के लोग, जो संघर्ष पसंद लोग हैं, सभी को साथ लेकर के और रचनात्मक विचार रखते हुए हम लोग लड़ें। जहाँ कहीं भी किसी को, किसी के अधिकार का दमन हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, तो वहाँ पर मुखर आवाज़ बनकर के हम लोग खड़े हों। इसके लिए आपसे एक अंतिम सवाल है, क्या ये जो नतीजा आया है, क्या ये एक प्रकार से सरकार को आईना दिखाने वाला नतीजा है या अफसरशाही के खिलाफ है, क्या है? निश्चित रूप से यह जो फैसला है, यह सरकार के जो तालिबानी जो सिस्टम जो सरकार चला रही है, उस सिस्टम पर एक करारा जवाब है उसको। क्योंकि शिक्षकों के साथ जो कुछ हुआ है, शिक्षकों ने जो फेस किया है, उसका जवाब शिक्षकों ने देने की कोशिश की है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा फैक्टर है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संविदा कर्मी हो, बोल नहीं पा रहे हैं। आप सोचिए कि मैं सामान्य सा उदाहरण देता हूँ कि स्कूलों में रसोइया को बहाल किया गया है। रसोइया को कितना पैसा दिया जा रहा है? 1500-1600 रुपया दिया जा रहा है। 1500-1600 रुपया अगर किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है और उससे अपेक्षा की जा रही है कि वह दिन भर काम करे, 1500-1600 रुपये में क्या अधिकारियों के घर में और जब एक कुत्ते का पेट नहीं पल सकता है, तो आपने जो श्रम संसाधन विभाग बनाया है, लेबर लॉज आपने बनाया है, तो आप अपने ही बनाए लेबर लॉज का आप खुद उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन उसकी आवाज़ बनकर कोई खड़ा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो रसोइया है, निरी प्राणी है। तो क्या ऐसे ही चलेगा? आखिर सभी लोग तो अपने अपने लिए लोग अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ही रहे, लेकिन इसके लिए कौन लड़ेगा? अब जीत के बाद उनकी आवाज़ बनेंगे आप? हम बनेंगे, हम जहाँ तक हम सक्षम होंगे, हम सबके अधिकारियों के लिए लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे। आप सोचिए, एक अभी पंचायत रोजगार सेवक है, उसको आप 5000 10,000 रुपया देकर के उससे काम लेते हैं। जो इंदिरा आवास सहायक है, 10,000 12,000 रुपया दे करके उसकी जवानी निचोड़ रहे हैं। क्या करेंगे उसको? आप जवानी निचोड़ करके आपको दे दिया, बुढ़ापे में कहाँ जाएगा? उसके लिए तो कोई व्यवस्था नहीं। तो ये इस तरीके से वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट की जो परिकल्पना है वो साकार हो, इस दृष्टिकोण से सरकार को बढ़ना चाहिए और उस दिशा में हम लोग चाहेंगे कि सरकार का ध्यान आकृष्ट करें और उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। ऐसे सभी लोगों के साथ हम खड़े रहेंगे। चलिए, जैसा कि आप सुन रहे थे कि ये वही बंशीधर ब्रजभाषी हैं जो तिरहुत स्नातक उपचुनाव में 23,000 से अधिक प्रथम वरीयता का उन्होंने मत प्राप्त किया है और द्वितीय वरीयता की गिनती जारी है। उम्मीद की जा रही है कि अब ये पूरी तरह से जीत का सेहरा इन्हीं के सर पर सजेगा और जीतने के बाद निश्चित रूप से उनकी वो आवाज़ बनेंगे जिनके साथ शोषण दमन हो रहा है। मैं मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार, न्यूज़ बाइस्कोप।